रेलवे के वफाकी वजीर जनाब हनीफ अब्बासी साहब फरमाते हैं, फॉर्म 47 पे जीते हैं। सिमाबिया ताहिर ने 50,000 की ज्यादा से लीड से इसको खाक चटाई, लेकिन ढिठाई से वजीर बना हुआ है। ये कहते हैं कि ईरान की पूरी क्यादत वो उड़ गई, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया और अवाम पेट्रोल की कीमतें बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो वफाकी वजीर साहब को कहना था कि 2 नंबर वफाकी वजीर साहब, जिस दिन हमारी क्यादत उड़ी तो आप यकीन करें कि मुल्क में जश्न होगा और मुल्क में लोग मिठाइयां बांटेंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। सैयद अली खामेनी की तरह नहीं होगा कि पूरी दुनिया में गम की लहर दौड़ गई, यहां बस आप क्यादत को किसी तरह उड़वाएं, ये उड़े ताकि कौम सुख का सांस ले। पेट्रोल 1000 रुपए का हो जाए लेकिन ये क्यादत उड़ जाए किसी तरीके से, तो हम बड़े आपके मशकूर होंगे। अब आपके सामने एक स्टोरी रखनी है, सिंधी वडेरे की हस्बे मामूल और एक कातिल हसीना की हस्बे मामूल एयान अली 2 की आपने गौर करना है। कहते हैं कहानी की इब्तिदा 28 फरवरी 2026 ईरान अमेरिका जंग से होती है। मिडिल ईस्ट भी जद में आता है। आप जानते हैं ठीक एक हफ्ते बाद मार्च के आगाज में पंजाब की राजधानी लाहौर से एक लग्जरी त्यारा एक फैमिली के खास अफराद लेकर ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना पहुंचता है। कहने को ये एक हनीमून ट्रिप है, लेकिन पीछा करती आंखें हैरान हैं कि हनीमून तो वियना के बैंकों में नए अकाउंट खुलवाने, लॉकर खरीदने और कंपनियां रजिस्टर्ड करवाने जो है वो करवाने गया। हनीमून, हनी का मून तो निकला ही नहीं, यानी अब नई मंजिल है वियना ऑस्ट्रिया, क्योंकि मिडिल ईस्ट का हाल आप देख रहे हैं। बहरहाल जी, सीन बदलता है। दुबई में अमेरिका व इजरायली अड्डे ईरान की जाद में आते हैं। आलमी सरमायाकार खौफ ज़दा होकर अपना सरमाया निकालना शुरू करते हैं। दुबई हुकूमत घबरा जाती है, सरमायाकारों को तसल्लियां दी जाती हैं, लेकिन इस दौरान पता चलता है कि पाकिस्तान का एक पालशी खानदान और उसके हैंडलर्स अपनी बेतहाशा दौलत वियना मुंतकिल कर भी चुके हैं। चला पता, क्योंकि आजकल सब कुछ फोन पे होता है। जिस तरह आप लोग चैनल की सपोर्ट करते हैं फोन पे, कहीं से कहीं बैठकर वियना पहुंच चुकी थी हर चीज। ठीक हो गया जी। जबकि एक दूसरा सिंधी वडेरा पर तोड़ रहा है। यूएई की शिकारी बद्दू इस धोखाधड़ी पर शदीद गुस्से में आ जाते हैं। सिंधी वडेरे को धमकी लगाई जाती है कि तुमने ऐसा किया तो हमने फजीला अब्बासी की जो मनी लॉन्ड्रिंग मालूमात लीक की हैं उसके असल किरदार भी बेनकाब कर देंगे। डॉट कनेक्टिंग कर लें। मामला कहां पहुंचा? वहीं पे खाक झां का खमीर था। फजीला अब्बासी 22.5 अरब, वो खुरा वहीं पे निकलेगा, खुरा वहीं जाएगा पाकिस्तान में। वडेरा परेशान कि देर क्यों की, कि देर कर दी। जाती उमरा वाले जीत गए, उन्होंने सारा कुछ शिफ्ट कर लिया। वडेरे के मकामी आका 2 कदम पीछे हो जाते हैं। वडेरे का वजीर आजम बनने का ख्वाहिशमंद बेटा खुदे लाइन लगा दिया जाता है कि तुमसे बेहतर तो वो खानदान है जिसने मिंट मारा और सारा कुछ वियना में शिफ्ट कर लिया। सीन बदलता है। दुबई की डूबती मैशत को बचाने की भाग दौड़ करते और लाहौरी खानदान से सख्त नाराज अरबी बद्दू $2 अरब की बजाय $3.5 अरब की वापसी का अल्टीमेटम देते हैं, वरना तमाम पाकिस्तानियों की जायदादें जब्त। $100 अरब की। जी, सीन बदलता है। पाकिस्तान में सर जोड़ लिए जाते हैं। बदुओं को मनाने की कोशिशें नाकाम रही, हड्डियां अलग टूटी। अब क्या करें?
वियना मुंतकिल की गई दौलत वापस दुबई भेजने पर कोई रजीम ज़दा राजी नहीं होता। एक एप्स्टीन ज़दा है, एक रजीम ज़दा है। ये वाले दो खानदान रजीम ज़दा हैं, वो अब राजी नहीं। तो पैसा कहां से आए? और सब यक जुबान होकर कहते हैं अवाम के तेल से। या पैसे कहां से लें? जब यूएई ने वापस मांगे तो सारे कमरे बंद करते हैं, कुंडियां लगाते हैं, रूह अफ़ज़ा सामने पड़ी होती है और कहते हैं हस्बे मामूल अवाम के तेल से। अगर रोजाना बिकने वाले 7 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपए बढ़ा दी जाएं तो मसला 2 हफ्तों की मार है। यानी रोजाना 7 करोड़ लीटर डीजल और पेट्रोल बिकता है, उस पर 100 रुपए बढ़ा दिया जाए तो 2 हफ्ते लगेंगे, जिस तरह चलानों के साथ किया। जी, फिर हॉल में तालियां और मुस्कुराहटें, एक दूसरे के हाथों पे हाथ मारते हैं। एक बंदा कहता है कि अगर कोई खड़ा हो गया, अगर ये निकल आई, तो दूसरा कहता है कि खुसरे बच्चा जान सकते हैं, हिजड़ों के हां बेटा पैदा हो सकता है। एक तीसरी आवाज आती है, हां हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ये बाहर नहीं निकल सकते, ये बाहर नहीं आएंगे। तो फिर तालियां और जोर से बजने लगी। अलबत्ता भैंसों पर गोबर टैक्स वाला मामला अभी तक एक मुहिम्मा है। किसने और क्यों किया? इंतजार करते हैं कब राज खुलता है। कहां के किरदारों से मुशाबियत, कहानी के किरदारों से मुशाबियत इत्तफाकिया होगी। महमूद न्याजी उसका जिम्मेदार न होगा। बहुत जल्द आप सुनेंगे कि इंसान जो रफ़े हाजत करने के लिए जो है वो वॉशरूम में या जंगल में या खुली जगह पे कई इलाकों में जाते हैं तो एक सरकार का बंदा साथ जाएगा। जो ही आप हल्के होंगे तो आपको रसीद पकड़ा दी जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं, ये सुना गया है कि कट्टा दूध दे सकता है, खुसरे के घर बच्चा हो सकता है, हिजड़ा बेटा जान सकता है, लेकिन ये कौम इसके गिट्टों में नहीं है, इसके नाखनों में नहीं है। ये कौम बाहर नहीं निकल सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्याजी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 5 अप्रैल 2026 की तारीख है और दिन है इतवार का। आपको छुट्टी होगी, आप फारिग होंगे। जब आपको टाइम मिले तो आप खबरें, बुलेटिन और वीलॉग लाजमी मुलाहिजा करें। कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखनी है और एक वीलॉग रखना है। लेकिन वो जो PR पैकेज है इत्रे शीन, इसको लाजमी ट्राई करें। ये जो नौजवान लोग होते हैं ना, नौजवान लड़के जो स्ट्रगलिंग होते हैं, उनकी वैसे जो है ना लाजमी आप जो है वो जिद्दोजहद को सराहा करें, उनको जो है आप किया करें, उनकी हौसला अफजाई किया करें, बजाय नशई बनने के, या बजाय जो है ना ये जिस तरह अत्र शीन वाले हैं, बहुत जबरदस्त लड़के हैं। और आप खुशबू, यानी आपको अपनी पैसों के ओज आपको खुशबू मिलेगी और खुशबू बहुत मीठी है, बहुत ठंडी खुशबू है और लॉन्ग लास्टिंग है, काफी टाइम तक आपके साथ रहेगी। डिस्क्रिप्शन में इनका सारा पता, सारा कुछ मौजूद है, इनकी लाजमी हौसला अफजाई करें। उसके बाद जो हमारा चैनल है, अगर आप समझते हैं कि ये आम लोगों की आवाज है, मैंने आपको बताया इसमें कोई फलसफा नहीं है, इसमें कोई मोटी मोटी बातें नहीं होती, कोई अंग्रेजी के अल्फाज नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आम बंदे की जिंदगी की इक्कासी होती है। तो आम बंदे हमें सब्सक्राइब करें, जो समझते हैं कि मैं उनकी आवाज बोल रहा हूं, उनकी बोली बोल रहा हूं, तो वो इसको सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइबर्स हैं तो वो लाइक करें कि जी बिल्कुल हमारी जो है ना बात कर रहा है ये बंदा, उसको प्यारा सा कमेंट दें, इसको अपने प्यारों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। और सबसे जो बड़ा मुआवजा है वो मुआवजा ये है कि वीडियो को पूरा वॉच करने की कोशिश किए करें। मैंने आपसे ये भी शर्त हटा दी है कि आप बेशक म्यूट कर दिया करें या 2 जो है ना वो किस्तों में देख लिया करें, लेकिन कोई चीज स्किप किए बगैर पूरी वीडियो मुलायजा किया करें। इसके अलावा आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, नंबर दिया गया है, आप हमें लाजमी फाइनेंशियली सपोर्ट करें ताकि ये आवाज आप तक पहुंचती रहे
मैं अपनी जिद्दोजहद जो है वो जारी रखूं। राहुल गांधी, आप जानते हैं इंदिरा गांधी के ये पोते हैं, साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के ये जो है ना वो बेटे हैं, अपोजिशन लीडर हैं इंडिया में। इनका कहना है कि अमेरिका व इजराइल की जो है ना इस वक्त मोदी वो पपेट का किरदार अदा कर रहा है। ये बिल्कुल उनकी कठपुतली बन गया है। इसको क्या जरूरत थी कि ये इजराइल का दौरा करता और इजराइल को फादरलैंड कहता और इंडिया को मदरलैंड कहता। फिर इसका जवाब खुद दिया है जो है ना वो राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा है कि जी एप्स्टीन फाइल्स में इसके कारनामे भी हैं। ये राहुल गांधी का कहना है। अब मोदी जैसा लानती हो, मोदी जैसा मरदूद हो और उसका एप्स्टीन फाइल में नाम ना आए या उसने गंदे काम न किए हों, ये कहां पे लिखा है? तो राहुल गांधी ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग के साए गहरे हो रहे हैं, तो ये भी चाबी अमेरिका और इजराइल की तरफ से इंडिया को भरी गई है कि पाकिस्तान के अरबों के साथ ताल्लुकात खराब हो गए हैं और चीन के साथ भी थोड़ी दूरी है, तो बेहतरीन वक्त है कि पाकिस्तान पे हमला किया जाए। कहा जा रहा है कि इंडिया ने सरहदी इलाके खाली कराना शुरू कर दिए हैं। बस ये पैगाम है आरएसएस के गुंडों को, गुजरात के कसाईयों को कि हमारे आसिम मुनीर से जितने भी इख्तलाफ हों, हमारी जो ये फॉर्म 47 की हुकूमत है उससे जितने भी इख्तलाफ हों, लेकिन आप लोग हमला करेंगे तो ये 25 करोड़ लोग वो आपको बहुत अच्छी तरह जवाब देंगे। आप लाजमी हमला करें ताकि आपको अपनी औकात का पता चले। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी होने जा रही है। तो जो तजिया निगार हैं वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानियों की जिंदगी है वो जहन्नुम बना दी जाएगी, क्योंकि उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। यानी अमेरिका कह रहा है ना कि वो ईरान को पत्थर के जमाने में धकेल देगा, तो ईरान को तो वो पत्थर के जमाने में नहीं धकेल सका, न धकेल सकता है, क्योंकि ईरान ने 5000 साल में, कई किताबों में लिखा है 7000 साल, इन सालों में बड़ा जो है ना अरूज ज़वाल देखा और ये अरब के मुकाबले में अजम या फारस के तौर पर मशहूर है। ईरान तो नहीं जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है पत्थर के जमाने में। हाँ, इन हाथियों की लड़ाई में हमारे जो जर्नैल हैं वो पाकिस्तान को इंशाल्लाह पत्थर के जमाने में धकेल देंगे। और पाकिस्तानियों की जो हालत होती जा रही है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के 46% जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और ये सारी मेहरबानी है दो खानदानों की और फौजी जर्नैलों की जो 78 साल से शक्लें बदल बदल कर और नाम बदल बदल कर हम पर मुसल्लत हैं। तो महंगाई के लिए आप लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि आईएमएफ कह रहा है कि जी डॉलर्स को मार्केट पे छोड़ा जाए। अगर डॉलर्स को हम मार्केट पे छोड़ते हैं तो डॉलर्स कम अज कम 300 से 350 के दरमियान फ्लोट करेगा। फिर आप देख लें कि बैठे बिठाए पाकिस्तान के कर्जे कहां पहुंच जाएंगे, उन कर्जों पे सूद कहां पे पहुंच जाएगा और हर चीज मजीद कितनी महंगी होगी, ये आप अच्छी तरह डॉट कनेक्टिंग कर लें। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर जंग ने स्टोरी की है कि आईएमएफ की मिन्नतें की गई और आईएमएफ की मंजूरी से लेवी में से 80 रुपए कम किए गए। मैंने आपको पहले बताया था कि पेट्रोल या डीजल की कीमतों में 1 रुपया भी कम नहीं किया गया, ये मैंने आपको पहले रिपोर्ट किया था। लेवी कम की गई है, जो अपनी इयाशी है, जो अपने खर्चे हैं। यानी 8 गाड़ियों पे या 10 गाड़ियों के काफले में एक वजीर टीवी पे आता है और बकवास करता है कि कौम जो है वो सब्र करे, कौम जो है गुजारा करे, जिस तरह हनीफ अब्बासी कह रहा है। जब हनीफ अब्बासी जिस स्टूडियो में बैठ के बात कर रहा था तो बाहर 8 गाड़ियां खड़ी थी और तकरीबन 40 जो है ना वो डश्करे खड़े थे, 40 गुंडे खड़े थे जो इनके साथ होते हैं, क्योंकि ये खुद बड़े गुंडे हैं। और हमें कहते हैं कि ईरान की पूरी क्यादत उड़ गई
और वो सब्र कर रहे हैं, तो हम तो शुक्र करेंगे हमारी पूरी क़यादत उड़े। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है वो है मोहम्मद बाकिर कालिबाफ। अब जानते हैं कि आजकल ये बहुत अहम पोजीशन इख्तियार कर गए हैं ईरान में। वैसे ये ईरानी मजलिस के स्पीकर हैं। इन्होंने कहा कि बात शुरू हुई रजीम चेंज ऑपरेशन से कि हम ईरान में मौलवियों को हटाएंगे और रजा शाह पहलवी को लाएंगे। अब बात आ गई है कि हमारा पायलट ढूंढ के दो। हमारा पायलट किस खड्डे में है, किस दरख्त पे लटका हुआ है, किस जो है ना वो पहाड़ पे बैठा है, हमें पायलट ढूंढ के दें, वो आगे चल के बात करते हैं। उसके अलावा जो अगली खबर है वो खबर ये है कि यूएई के मामलात वो पाकिस्तान पर असरअंदाज हो रहे हैं। यूएई का मुतालबा क्या था, मैं आपको वन लाइनर बताता हूँ। यूएई का मुतालबा था, हम पैसे देते हैं, हमने आपके लोगों को नौकरी दी हुई है, लिहाजा पाकिस्तानी फौज वो सारी की सारी वो यूएई पहुंच जाए या ईरान पे हमला कर दे। लेकिन इस मामले में हुकूमत ने अभी तक रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो हमारी अहले तशीब बरादरी है वो पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कि ईरान के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, तो मामला खराब हो सकता है। उसके बाद जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने 25 से 30% तक किरायों में इजाफा कर दिया है। मैंने आपको पहले बताया कि इसके जो झटके हैं या जो जल्जले के आफ्टर शॉक्स जिसे आप कहते हैं, जो हल्के हल्के झटके होते हैं, ये अब जो है वो महसूस होंगे आने वाले दिनों में। अब गंदुम आ रही है, यानी गंदुम जो है ना वो कहाँ पे जाती है, डीजल का कितना खर्च होता है, किसान का कितना खर्च होता है, उसकी कीमत कितनी लगती है, फिर उससे खरीदी किस तरह जाती है, फिर मार्केट में किस तरह आती है, ये सारा कुछ इंटरलिंक्ड है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये कि पीट हेग्सेथ, आपको बताया ये जहनी मरीज, ये वजीर जंग है अमेरिका का। इससे जो है वो सवाल किया गया कि आप लोगों ने 8 जर्नैल बरतरफ कर दिए, 8 जर्नैल क्यों? तो पीट हेग्सेथ ने कहा कि ये बात आप डोनाल्ड ट्रंप से पूछें, क्योंकि वो सारे इख्तियारात उनके पास हैं। मुझे जिस बात की खुशी हुई है वो खुशी इस बात की हुई है कि वहां पे जर्नैलों को वो डिसमिस किया जाता है। यानी पाकिस्तान कब तरक्की करेगा, पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब इसी तरह जर्नैलों को वजीर दिफा एक ही बजुम्बश कलम फारिग कर देगा कि आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आपने सियासत में मुदाखलत की है, आपने किसी को फोन किया है, सियासी रहनुमा को, लिहाजा यू आर डिसमिस्ड। पूरी दुनिया में इस वक्त स्टोरी जो गर्म है वो स्टोरी ये गर्म है कि क्या ग्रेटर इजराइल बनेगा, ग्रेटर इजराइल, क्योंकि ये मूली की शक्ल का है, लंबूतरा है, चौड़ा बहुत कम है। मैंने आपको एक वीलॉग में बताया था कि इसकी नजर लबनान पे है, इसकी नजर उर्दन पे है, इसकी नजर जो है वो मिस्र के काफी इलाके पे है, इसकी नजर शाम पे है, गुलान की पहाड़ियों पे पहले कब्जा कर चुका है, इसकी नजर सऊदीया के बहुत बड़े इलाके पे है, तब ये मुकम्मल होता है इनके बकौल। अब हम ये बात जो है डिस्कस करेंगे कि क्या ग्रेटर इजराइल बनेगा। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर से एक सबक पढ़ाया कि अगर तुम तादाद में कम भी हो और हथियार भी कम हैं तो ईमान की ताकत से लड़ो और जीत तुम्हारी होगी। आप जानते हैं कि बदर में 313 मुजाहिदीन थे और 1000 का लश्कर था। ये सबक हम भूल गए थे, ईरान ने याद करा दिया। ग्रेटर इजराइल की कहानी को गलत अंदाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करके हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएंगे तो फिर ग्रेटर इजराइल जरूर बनेगा। जो भी हमारी हालत है अगर वही हालत रही तो जरूर बनेगा। कुरान में किसी ग्रेटर इजराइल का जिक्र नहीं है। ये कहानियां यहूदियों की फैलाई हुई हैं ताकि मुसलमान हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा कि ग्रेटर इजराइल बनेगा। हाँ, रवायात में इस्लाम के जवाल का जिक्र जरूर है, लेकिन ये जवाल चंगेज खान के हाथों बगदाद में हो चुका है और सल्तनत उस्मानिया के खात्मे पर भी हो चुका है, और उसके बाद मुसलमानों ने मुआशी, सियासी, अस्करी एतबार से तरक्की भी की है। तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ईरान,
यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत इसकी चंद मिसालें हैं। इसलिए यह कहना कि अभी ग्रेटर इजराइल बनना है, ये सब कहानियां हैं। जब भी हम इस्लाम के रास्ते से हटेंगे, शिकस्त हमारा मुकद्दर होगा, और जब भी इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे तो फतह हमारे कदम चूमेगी। ईरान ने अपने अमल से इसकी याद दहानी करा दी है। एक बार फिर कभी हो सकता है कि नबी अपनी कौम को शिकस्त की नवीद दे और उसका टाइम फ्रेम भी न दे, ताकि कौम हमेशा नबी के हवाले से शिकस्त पहले ही तस्लीम कर ले। नबी ने अपने अमल से शिकस्त और फतह का फर्क बताया है, और फतह मक्का से इस्लाम की अजमत का जो सूरज बुलंद हुआ, इंशाअल्लाह ताला वो कभी गुरूब नहीं होगा। हमें ग्रेटर इजराइल के अज़ाम का पता होना चाहिए और इजराइल की मुज़ाहमत करनी चाहिए। पिछले 50 साल में सिर्फ ईरान ने इजराइल की अमली तौर पर मुज़ाहमत की है। इजराइल के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह दोनों तंजीमों की अस्करी और माली मदद सिर्फ ईरान ने की है, जिसे जाहिल लोग ईरान की प्रॉक्सीज कहते हैं। मशरिक़ वुस्ता में इजराइल के खिलाफ तमाम रजीम बदल दिए गए। इराक, लीबिया, मिस्र, शाम, उर्दन में इजराइल नवाज रजीम बिठाए गए, सिवाय ईरान और यमन के। ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन की कोशिशें 1979 से जारी हैं और आज तक नाकाम हैं। ईरान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिस पर 47 साल से अमेरिका ने इक्तसादी पाबंदियां लगाई हुई हैं, और आज ईरान अकेला अमेरिका और इजराइल के खिलाफ तारीख की सबसे मुनफरिद जंग लड़ रहा है, जिसमें एक तरफ 2 एटमी ताकतें हैं और दूसरी तरफ एक सिर्फ और सिर्फ ईरान। एक नई बहस ने जन्म लिया है। ईरान, अमेरिका, इजराइल जो है वो जंग है उसमें, कि क्या आपके लिए लीडर जरूरत है या आपके लिए एटम बम जरूरी है। पाकिस्तान को इस वक्त अगर हम जो है ना वो करें कि इमरान खान जो है वो ज्यादा जरूरी है या एटम बम ज्यादा जरूरी है, अगर हालात को देखा जाए तो इमरान खान वो एटम बम से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इमरान खान की जो पॉलिसीज थी वो अवाम दोस्त थी, वो मुल्क दोस्त थी, वो खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी थी, वो खुद मुख्तार दाखिला पॉलिसी थी, वो किसी कैंप में शिरकत न करने की पॉलिसी थी, वो चीन के करीब होने की पॉलिसी थी, ईरान और सऊदीया में गलतफहमियां दूर कराने की पॉलिसी थी, अपने दौर में 2 दफा OIC कॉन्फ्रेंस कराने की पॉलिसी थी। इमरान खान एक दर्द दिल रखने वाले पॉलिटिशियन हैं, सियासतदान हैं, पाकिस्तानी हैं। लिहाजा गोरबाचोव के पास थोड़े एटम बम थे। जब गोरबाचोव ने सोवियत यूनियन को 15 हिस्सों में तकसीम कर दिया तो हमें एटम बम से ज्यादा एक स्टेट्समैन की जरूरत है। अभी देखें ना किधर किधर ये भागे फिरते हैं, ये नाहल, ये नालायक, ये फॉर्म 47 की पैदावार। एटम बम तो पड़ा है, वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, हमने एटम बम का क्या करना है। अब बात करेंगे हम वीजो की। वीजो वो पायलट है जो ईरान में जिसने इंजेक्ट किया, यानी ईरान में ये उतरा। अब इस पे फिल्में बनेंगी। अब कहा जा रहा है कि एक तरफ बमबारी की गई अमरीकी तैयारों से, दूसरी तरफ जो है वो सैकड़ों कमांडोज वो ईरान की सरजमीन पे उतरे और उन्होंने वीजो को बाजियाब करा लिया। उन्होंने वीजो को जो है वो कामयाब तरीके से वो ईरान से ले गए। अब ये खबरें फॉक्स न्यूज पे जश्न मनाया जा रहा है, व्हाइट हाउस में जश्न मनाया जा रहा है। जिस तरह काली बाफ ने कहा कि बात शुरू हुई थी रजीम चेंज से और बात आकर खत्म हुई है वीजो पे। बहरहाल मैं ये सोच रहा था कि हॉलीवुड को एक बेहतरीन टॉपिक मिल गया है। अब हॉलीवुड जो है वो करोड़ों डॉलर कमाएगा, फिल्माएगा कि किस तरह वीजो को, ये उस पायलट का नाम है, वीजो को वहां से बाजियाब कराया गया। फिर वीजो कहानियां सुनाएगा कि कितने दिन वो भूखा रहा, कितने दिन वो प्यासा रहा, कितने दिन वो कोहनियों के बल पहाड़ों पर चढ़ता रहा, कितने दिन उसने ईरानियों का सामना किया, ईरानी कबायलियों का सामना किया। आपको अच्छी तरह रैम्बो फिल्म याद होगी, फर्स्ट ब्लड याद होगी, जो अफगानिस्तान में बनाई गई थी और जिसने बहुत ज्यादा जो है वो पैसे कमाए। तो बहरहाल वीजो के बारे में
दावा किया जा रहा है कि वीजों को कामयाबी से बाजियाब करा लिया गया है और वो बखैर खूबी अमेरिका पहुंच गया है। ना उसकी तस्वीर दिखाई गई, ना उसकी वीडियो जारी की गई, वो जख्मी है, वो ठीक है, ये कुछ भी नहीं बताया गया। बहरहाल मैंने आपको बताया था कि जब जंग होती है ना, तो जंग में पहला फायर सच को लगता है, दोनों तरफों से सच नहीं बोला जाता, प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये तारीख फैसला करती है कि सच क्या था और झूठ क्या है। ये जो मंडे शुरू हो रहा है, यानी जो नया हफ्ता कल से शुरू हो रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता गिना जा रहा है, क्योंकि पीटीआई ने बिल आखिर एक तो मंगल को ऐलान किया है कि 10,000 जो ओहदेदार हैं वो अडयाला का रुख करें, यानी जो टिकट होल्डर्स थे, जो एमएनएज हैं, जो सेनेटर्स हैं और जो एमपीएज हैं, वो तकरीबन 10,000 के करीब वो सारे के सारे वो अडयाला का रुख करें। ये पहला इवेंट है मंगल को। दूसरा जो इवेंट है वो है 9 अप्रैल को लियाकत बाग में एक जलसा रखा गया है। जरा ये बता रहे हैं कि ऊपर के लेवल पर बातचीत हुई है कि लोग बाहर निकल सकते हैं, काफी लोग जमा हो सकते हैं, और ये राय भी पाई जाती है कि बजाय इसके कि मामलात खराब किए जाएं, बजाय इसके कि मुजामत की जाए, पीटीआई को जलसा करने दिया जाए, यानी वो जलसा करे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बहरहाल ये अप्रैल जो है वो और या पार, ये इस रजीम के लिए, क्योंकि कौमी हुकूमत की खबरें वो गर्दिश कर रही हैं, वो मार्केट में फैल रही हैं कि जी कौमी हुकूमत बनाई जाए। ये जो नालायक रजीम है, जो तकरीबन वो बोझ बन चुकी है जो है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए, तो इनको जो है वो निकाला जाए और कौमी हुकूमत बनाई जाए। जिस तरह मैंने कहा कि ये जो अप्रैल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जनरल आसिम मुनीर के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो डिफेक्टो सरबराह हैं, वो असल सरबराह हैं पाकिस्तान के। वो क्या फैसला करते हैं? वो पाकिस्तानी लोगों के साथ खड़े होते हैं, पाकिस्तानी लोगों की मुश्किलात के साथ खड़े होते हैं, उनका जो है ना वो एहसास करते हैं, या अभी भी वो चोरों का, वो इन लुटेरों का, वो इन ठगों का, वो इन मनी लॉन्ड्रर्स का जो है वो दिफा करते हैं। इस अप्रैल में बहुत सारी चीजें जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी। इमरान खान के बारे में जो है वो फैसला भी अप्रैल में मुतवक्को है कि इमरान खान का क्या करना है। कि मैंने आपको बताया, मैं अभी भी अपनी खबर पर कायम हूं कि अप्रैल में इमरान खान ने बाहर आना है। जिस तरह हमने पहले अपने एक टॉपिक में डिस्कस किया कि हमें एटम बम की जरूरत नहीं है, वो दिन गए जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराए थे। खुदा ना खास्ता मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि एटम बम किसी के हवाले कर दिया जाए या पाकिस्तान एटमी कुव्वत न रहे। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें एटम बम से ज्यादा एक मुहिब्बे वतन लीडर की जरूरत है, एक विजन वाले लीडर की जरूरत है, और एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो बैनुल अक़वामी सियासियात को समझता है, जिसने किताबें पढ़ रखी हैं, जिसकी आज से 10-10 साल पहले की पेशगोइयां वो इस तरह सच साबित हो रही हैं जैसे कि वो अभी जो है इन मामलात को देख रहा हो। तो ये जो अप्रैल है ये जनरल आसिम मुनीर के लिए ये फैसला कौन है। जिस तरह मैंने बताया, अभी आप देखें कि हमारा पहले एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हुआ करता था, 4 स्टार जनरल, तमाम एटमी मामलात वो उसके पास होते थे। इन्होंने कहा कि जी हम एक जो नेशनल सिक्योरिटी का सरबराह है वो बनाया जाएगा। कहां गया वो? चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को भी खत्म कर दिया और उसकी जगह किसी जर्नैल को भी नहीं लगाया। इसकी क्या वजह है कि तमाम के तमाम जो इख्तियारात हैं, चाहे वो नेवी के हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हैं, चाहे वो एटमी मामलात के हैं, वो सुकड़ कर या सिमट कर वो जनरल आसिम मुनीर की जात में जो है वो आ गए। दुनिया ने किस तरह तरक्की की? दुनिया ने इस तरह तरक्की की कि दुनिया ने इख्तियारात बांटे, ज्यादा लोगों को एंगेज किया, लोगों ने इलाके बांटे, लोगों ने सूबे बनाए, लोगों ने मेयर्स बनाए और लोगों ने इख्तियारात बांटे कि जी मेयर जो है वो एक शहर को संभाले, मेयर गली की और नाली की और सड़क उसको सारा देखे, एमपी या एमएनए जो है ना वो उसको न देखे। बैरन डी मॉन्टेस्क्यू पहले फिलोसफर थे जिन्होंने इख्तियारात की तकसीम का फार्मूला दिया था कि इख्तियारात को तकसीम करें। आपके घर में
एक शख्स पे सारी जिम्मेदारियां हैं, तो आप अंदाजा करें कि वो कितनी मुश्किल में होगा। और अगर वही जिम्मेदारियां बांट दी जाएं 3 बंदों पे या 4 बंदों पे, तो वो 4 बंदे रिलैक्स होंगे, वो 4 बंदे जो है वो आरामदेह पोजीशन में होंगे। पाकिस्तान की जो इस वक्त कंडीशन है कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं, पाकिस्तान के जो सदर हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं, पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं, चारों सूबों के जो आईजीज हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं, चारों सूबों के जो वज़राए आला हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं। तो इन इख्तियारात को बांटना होगा, अपनी जात से ऊपर होकर पाकिस्तान का सोचना होगा। वरना जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि ईरान तो पत्थर के जमाने में जाएगा या नहीं जाएगा, इसका फैसला तो वक्त करेगा। पाकिस्तान को ये वक्त से पहले वो पत्थर के जमाने में भेज रहे हैं। उसकी जो मिसाल है वो ये कि अदालतें 4 दिन काम करेंगी। अगर ये अदालतें 1 दिन भी काम न करें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों की बचत हो सकती है। इन्होंने करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। इन्होंने महंगी महंगी गाड़ियां मंगवानी है, इन्होंने अपने साथ पूरा पूरा मोटरकेड लेकर चलना है। अच्छा, स्कूल बंद रहेंगे, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। मैंने आपको बताया है कि जर्नैलों को और इन 2 खानदानों को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से नफरत है, सबसे ज्यादा किसी चीज से एलर्जी है, तो वो तालीम है। क्योंकि इनको इमरान खान ने जरा सा मदद चखा दी है शऊर का। यही लोग कहते हैं ना कि शऊर से पेट नहीं भरता, क्योंकि इनको पता है कि शऊर मेयर शराफत को नवाज शरीफ की बेटी से जितवा देता है, शऊर डॉक्टर जास्मिन राशिद को नवाज शरीफ से जितवा देता है, शऊर आलिया हमजा को हमजा शहबाज से जितवा देता है, शऊर मानसेरा में अपनी बेटी के ससुराल में नवाज शरीफ को खाक चिटा देता है, और शऊर पूरा रावलपिंडी डिवीजन, सारे कैंट, सारे फौजी, सारे जर्नैल, उनके अहले खाना, 12 की 12 सीटें शऊर जो है वो इमरान खान को जितवा देता है। यानी जो भी फौजियों के अहले खाना है वो पीटीआई को जो है वो वोट करते हैं। तो आप जहां से अंदाजा कर लें कि इनको शऊर से कितनी ज्यादा जो है वो एलर्जी है। लिहाजा पहला निशाना जो बनता है तो वो स्कूल बनते हैं। तो जनरल आसिम मुनीर से दरखास्त है कि वो इन 2 खानदानों की पुष्ट पनाही से और इनकी सरपरस्ती से बाहर निकलें, वो अपनी जात से बाहर निकलें। वरना पाकिस्तान की जो हालत होती जा रही है या पाकिस्तान की जो हालत कर दी गई है, तो अनकरीब ये मुल्क नहीं रहेगा, ये लाशों का मुल्क बन जाएगा। और जिस पर इन जैसे गिद्ध वो गल्फ स्ट्रीम 5 खरीदेंगे, इन जैसे गिद्ध वो फजीला अब्बासी से मनी लॉन्ड्रिंग करवाएंगे, और इन जैसे गिद्ध जंग से पहले इतने ये शातिर हैं, इनके बैन अल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट से इतने तल्लुकात हैं कि इनको पहले पता चल गया कि ईरान पे हमला होने वाला है, और उन्होंने फौरी तौर पे दुबई को खाली किया और जाकर ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में लॉकर्स भी खरीद लिए, कंपनियां भी रजिस्टर्ड करा ली, अकाउंट भी खुलवा लिए। और मैंने आपको बताया है कि पूरा मगरब, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, उन सबको पता है कि हम जो पैसा देते हैं वो पाकिस्तान की जो अशराफिया है वो खा जाती है। वो बार या बाहर से ही अपने जो है ना अकाउंटों में ट्रांसफर कर देती है। और फिर पाकिस्तानी कौम के हिस्से में क्या आता है? पाकिस्तानी कौम के हिस्से में आता है कर्ज, पाकिस्तान की कौम के हिस्से में आता है सूद, और उसकी वो अदायगी करते हैं। और बंद कमरों में ये एक दूसरे के हाथों पे हाथ मारते हैं कि जी हिजड़े बच्चे पैदा कर सकते हैं, खुसरे बेटे पैदा कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है वो इशराफिया के खिलाफ नहीं निकल सकती। तो हमें इस वक्त एटम बम से ज्यादा इमरान खान की जरूरत है। इस कौम को इमरान खान की जरूरत है। इमरान खान हुए तो एटम बम भी महफूज होगा और हमें इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और हम किसी के अर्दली, चपरासी और हम किसी के लेले भी नहीं बनेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।